मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी लोग कैसे हो। हमारी इंग्लिश कंपलसरी की जो क्लास है उसमें अभी तक हमने पोएम वाला जो टॉपिक था वो किया था और वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम लेसन की तरफ चलेंगे। लेसन जो है उसमें फर्स्ट जो लेसन है वो हम करेंगे। फर्स्ट बुक का जो अपनी बुक फर्स्ट ही चल रही थी रेनबो, और उसमें हमने पोएम वाला पोर्शन कर लिया। अब उसी में हम लेसन वाला जो पोर्शन है वो करेंगे। उसमें जो फर्स्ट लेसन है वाटर, वो चैप्टर हम करेंगे। ये जो वाटर है ये एक ऐसे है और इसको जो लिखा गया है वो प्रोफेसर सीवी रमन के द्वारा लिखा गया है। इसको जो सीवी रमन है वो एक वैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए उनके बारे में भी और वो अपने को ऐसे में क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में भी। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है नोन एज ए सीवी रमन, और सीवी रमन वाज बोर्न साउथ इंडिया एंड डिवोटेड हिज लाइफ टू कॉज ऑफ साइंस एंड रिसर्च। इसका मतलब ये है कि सीवी रमन जो है उनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन है। इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ है और वह पूर्ण रूप से किसकी तरफ झुके हुए थे? विज्ञान और उसके अनुसंधान और शोध की तरफ झुके हुए थे। He was awarded the Nobel Prize in Physics. उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। और किसके लिए मिला था? द थ्योरी द रमन इफेक्ट। जो रमन इफेक्ट जो थ्योरी थी, जिसका मतलब उन्हीं के नाम से इस थ्योरी का नाम रखा गया था, उसके द्वारा उस थ्योरी के लिए ही उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ये साइंटिस्ट तो थे ही, लेकिन फिर भी ये नेचर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। इन्होंने कहा है, इनके लिए कहा जाता है ही इज डीपली कनेक्टेड विद द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इंडियन आर्ट एंड एनिशेंट ट्रेडिशन। वो पूर्ण रूप से भारत की जो अपनी कला है उससे जुड़े हुए थे। उनको बड़े गहनता के साथ वो उसके टच में थे। साथ साथ में वो जो ब्यूटी थी नेचर की, प्रकृति की जो ब्यूटी है उसके साथ भी बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। और वह अपनी जो परंपराएं थी उनको भी बहुत हार्दिक रूप से उनको माना करते थे। आगे हम, ये तो हो गया अपना जो राइटर है उनका परिचय, उनका इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको ऐसे के बारे में बताती हूँ कि ये जो ऐसे है वो किसको लेकर के लिखा गया है, इसका क्या मोटिव है और ये अपने को क्या मैसेज देना चाहता है। तो देखिए, द ऐसे वाटर ए सॉफ्ट अपील टू कंजर्वेशन ऑफ वाटर फॉर इंडिया in for welfare of India in particular is our agriculture as based on this natural resource। कहने का मतलब ये है कि ये जो ऐसे है वाटर वो एक सॉफ्ट अपील है, एक प्रार्थना है। किसको लेकर के? कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर का मतलब होता है जो पानी है उसका संरक्षण करना, उसको बचाना। किसके लिए? वेलफेयर का मतलब होता है भलाई के लिए। किसके लिए? इंडिया की भलाई के लिए। और पर्टिकुलर कौन से काम के लिए? इन पर्टिकुलर इज आवर एग्रीकल्चर। जो अपनी कृषि है वो डिपेंड है किस पर? इस प्राकृतिक स्रोत पर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ऐसे है उसमें एक अपील की गई है किसके द्वारा? जो राइटर है उनके द्वारा, कि हम क्या करें? ज्यादा से ज्यादा जल का संरक्षण करें। और जब यदि हम जल का संरक्षण करेंगे तो ये संरक्षण हमारी जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, उसकी भलाई के लिए होगा। और सबसे मेन इसका जो मोटिव ये है कि पर्टिकुलर ये उसके लिए सबसे अच्छा होगा। किसके लिए? जो एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड है? इस जो नेचुरल रिसोर्स अर्थात वर्षा के पानी पर जो कृषि डिपेंड है उसके लिए बहुत अच्छा होगा। आगे वो ये बता रहे हैं कि ये जो ऐसे है वो ये कह रहा है दिस ऐसे प्रेजेंट वाटर एज ए बेसिस ऑफ लाइफ, कि जो पानी है वो हमारे जीवन का आधार है। पानी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह से मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन बताया है कि ऐसे में क्या क्या बताया गया है, ऐसे किस लिए लिखा गया था और हमें इसको किस तरह से समझना है, इसके लिखने का मोटिव क्या है, ये स्टूडेंटों को क्या बताना चाहता है। इसका मतलब ये है कि हमें इस लेसन को पढ़ के, इस ऐसे को पढ़ करके हमें ये सोचना चाहिए कि हम सबको भी क्या करना चाहिए? कंजर्वेशन ऑफ वाटर करना चाहिए, अर्थात जल का संरक्षण करना चाहिए। इस तरह से हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं
और इसकी पहली लाइन में हमें बता दिया गया है कि वाटर क्या है, एलिक्सर ऑफ लाइफ, अर्थात हमारे जीवन का अमृत है क्या, वाटर। अब बच्चों चलो हम लेसन की तरफ चलते हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक को खोलेंगे और जो वो लेसन नंबर फर्स्ट है उस लेसन नंबर फर्स्ट को खोलेंगे, उसका पहला जो पैराग्राफ है उसकी तरफ ध्यान देंगे, उसको हम पढ़ेंगे। जिसके पास बुक नहीं है वो अपने इस वीडियो में चल रही बुक को देखेंगे, वहां पर अपनी जो ये पेज है वो चल रहा है उसकी तरफ ध्यान देंगे। और जिसके पास बुक नहीं है वो जल्दी से खरीदे, और जब तक आप बुक को नहीं खोलोगे, बुक को खोल करके इसको नहीं पढ़ोगे तो ये अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी यदि किसी के पास नहीं है तो वह अभी के लिए इस जो पेज को अपने स्क्रीन पे देख सकता है, उसको पढ़ सकता है। तो हम अब स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट जो लेसन है वो उसका पहला पैराग्राफ। मैन, देखो ये अपना फर्स्ट लेसन चल रहा है। मैन हैज़ थ्रो द एज short in vain for an imaginary elixir of life, the divine Amrit, a draught of which was thought to confer immortality, but the true elixir of life lies near to our hands. For it is the commonest of all liquids, plain water. I remember one day standing on the line which separates the Libyan desert from the valley of the Nile in Egypt. ये हमने पढ़ा। इसमें बताया गया है कि जो एलिक्सर ऑफ लाइफ है, जो जीवन का डिवाइन अमृत है, वो क्या है, प्लेन वाटर, जो सभी में विद्यमान होता है। सामान्य रूप से सभी जो द्रव्य पदार्थ होते हैं उसमें विद्यमान होता है। इसमें बताया गया कि व्यक्ति कई सालों से सोच यानी खोज कर रहा था। किसकी खोज कर रहा था? काल्पनिक अमृत की, जो कि व्यर्थ है, क्योंकि जो वास्तव में एलिक्सर ऑफ लाइफ है वो तो क्या है, नियर टू आवर हैंड्स, हमारे हाथ के आसपास ही स्थित है, और वह क्या है, प्लेन वाटर। अब देखिए, आई रिमेंबर, यहाँ पर जो लेखक है जो वेंकट रमन है वो ये कह रहे हैं, रमन जी ये कह रहे हैं कि मुझे याद है कि एक दिन मैं एक ऐसी लाइन पे खड़ा था जो सेपरेट कर रही थी किसको, लीबियन डेजर्ट को और वैली ऑफ द नील। अब यहाँ पर जो लेखक है वो अपने को बता रहे हैं कि यहाँ पर दोनों जो साइड क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है, इनमें क्या डिफरेंसेस है वो यहाँ पर अपने को बता रहे हैं, और इसके पीछे क्या रीजन है वो अपने को आगे पता चलेगा। देखिए, ऑन वन साइड वाज विजिबल ए सी ऑफ बिलोविंग सैंड। सभी बच्चे अपनी बुक में ध्यान देंगे। On one side was visible a sea of billowing sand without a speck of green or single living things anywhere visible on it. On one side was visible a sea, कि एक तरफ का जब एरिया लेते हैं, कौन सी तरफ का, तो अपने को पता ही है जहाँ पर सैंड दिखाई देती है तो वो जाहिर सी बात है डेजर्ट वाला एरिया होगा। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि एक साइड जो हमें दिखाई दे रही है वहाँ पर हमें जो रेत के गुब्बारे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, विदाउट ए स्पीक ऑफ ग्रीन, वहाँ पर कोई भी हरियाली नहीं है, बिना हरियाली के वो एरिया दिखाई दे रहा है। और ए सिंगल लिविंग थिंग्स एनीवेयर विजिबल ऑन इट, विदाउट ए सिंगल लिविंग थिंग्स एनीवेयर विजिबल ऑन इट, और वहाँ पर एक भी जीवित प्राणी या जीवित जो चीज़ें हैं जो जीवन को देती है वो चीज़ वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। विजिबल का मतलब दिखना, लिविंग का मतलब, लिविंग थिंग्स का मतलब होता है, क्या होता है, जो प्राणमय चीज़ है, जो जीवित है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए आगे, ऑन द अदर साइड, फर्स्ट साइड का हमने पढ़ लिया, सेकंड साइड के बारे में वो बात कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट, मोस्ट फर्टाइल एंड दी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ, टीमिंग विद लाइफ एंड वेजिटेशन। देखो यहाँ पर जो हार्डवर्ड है इस लाइन में वो देख लेते हैं। फर्टाइल का मतलब आप जानते हो क्या होता है, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, और डेंसली का मतलब होता है घनी, आबादी, थिकली, पॉपुलेटेड यानी जनसंख्या में बहुत ज़्यादा, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हो जाना। तो देखिए, ऑन द वन अदर ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट, ले का मतलब होता है फैला हुआ। तो देखिए दूसरी तरफ देखें तो हरियाली चारों तरफ फैली हुई है और उपजाऊ मिट्टी वहाँ पर दिखाई दे रही है, और ये जो एरिया है वो पॉपुलेटेड दिखाई दे रहा है, अर्थात वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक दिखाई दे रहा है। ऑन द अर्थ, पृथ्वी के इस स्थान पर
टीमिंग विथ लाइफ एंड, कि इस जो ये स्थान है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली दिखाई दे रही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊपन है और साथ साथ में वह पॉपुलेटेड एरिया है। ये पृथ्वी का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर टीमिंग विथ लाइफ एंड वेजिटेशन। देखो टीमिंग विथ का मतलब है फील्ड हो जाना, भरपूर मात्रा में भर देना। तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो एरिया है वह पूर्ण रूप से जीवन से भरा हुआ है और वहाँ पर पूर्ण रूप से वनस्पति पाई जा रही है। ये इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लेखक है वो हमें इन दो जो एरिया है उसके बारे में क्यों एक्सप्लेन कर रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, तो वो रीजन अपने को अगली लाइन में पता चलेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। What made this wonderful difference? Why? अब देखो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, किसके द्वारा, लेखक के द्वारा, ऑथर के द्वारा। वो क्या कह रहे हैं? What made this wonderful difference? ये जो आश्चर्यजनक अंतर है वो किस कारण से है और क्यों है। अब आगे उसी का वो आंसर अपने को देंगे और किस तरह से देंगे उसको अपने को ध्यान से देखना है। It is the water of the river Nile flowing down to Mediterranean from its source a couple of thousands of miles away। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये जो रीजन है, ये जो कारण है इनके वंडरफुल डिफरेंस का, वो ये है। क्या कारण है? रिवर नील, जो नदी है नील नदी का जो पानी है वो ही इन डिफरेंस का कारण है। क्योंकि फॉलोइंग डाउन द मेडिटेरियन फ्रॉम इट्स सोर्स ए कपल ऑफ थाउजेंड माइल्स अवे, क्योंकि ये है अपने सोर्स से बहुत सारी दूरियों को, कपल ऑफ थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे का मतलब होता है बहुत सारी मीलों की दूरियों को तय करके ये अपने स्रोत स्थान से जहाँ से ये उत्पन्न होती है वहाँ से ये नील नदी हजारों मीलों की दूरी तय करके कहाँ की तरफ आती है? मेडिटेरियन जो समुद्र है उसकी तरफ आती है। Geologist tells us that the entire soil of the Nile Valley is the creation of the river itself, brought down as the finest silt in its flood waters from the highland of Abyssinia and from remote Central Africa and laid down through the ages in the through which the Nile flows into the sea। तो यहाँ पर जो जियोलॉजिस्ट है, जो भूगोलवेता है, वो अपने को ये बताना चाह रहा है कि नील नदी की संपूर्ण मिट्टी जो है वह क्या करती है कि मिट्टी स्वयं नील नदी द्वारा बनाई हुई होती है। और ये जो मिट्टी है बाढ़ के पानी से एबिसिनिया की पहाड़ी क्षेत्रों तथा बहुत दूर मध्य अफ्रीका से सर्वोत्तम गुणवत्ता से परिपूर्ण खाद को अपने साथ लेकर के आती है और फिर बहुत लंबे समय से उस प्रणाली में जमा दिया जाता है। तो देखिए इसको फिर से हम देखते हैं कि यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि जियोलॉजिस्ट है वो अपने को ये बताना चाह रहा है कि नील नदी की जितनी भी मिट्टी है, वैली है ना, जो घाटी, नील नदी की जो घाटी है उस पे जितनी भी मिट्टी का जो क्रिएशन हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? खुद उस नदी के द्वारा ही हुआ है। क्योंकि ये जो नदी है वो क्या करती है? अपनी बाढ़ के साथ, अपने पानी के साथ, वो अपने बहते हुए पानी के साथ फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ एबिसिनिया एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका एंड लेड डाउन थ्रू द एज इन थ्रो विच द नील फ्लोज इनटू द सी। वो क्या करती है? दूर ऊंचाई पर स्थित एबिसिनिया जो पर्वत है वहाँ से और दूर स्थित सेंट्रल अफ्रीका से क्या करती है? सिल्ट लेकर के आती है और उसको, ट्रो का मतलब होता है जो छोटी छोटी जो नालियाँ होती है, जो छोटे छोटे लॉन्ग नेरो चैनल्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया गया है कि छोटी छोटी जो प्रणाली है उस पर वो कई एज से मिट्टियों को जमाती रहती है। एंड नील फ्लोज इनटू द सी विच द नील्स फ्लोज इनटू द सी, और जो कि उसको कहाँ पर ले जाता है? नील नदी को समुद्र में ले जाता है। वह इस तरह का एक रास्ता क्रिएट कर लेती है कि वह एबिसी अपने जो निर्माण, अपना जो उत्पन्न स्थल है वहाँ से आती है और आकर के अपने आप के लिए एक प्रणाली का निर्माण करते हुए, अपने एक रास्ते का निर्माण करते हुए कहाँ पर चली जाती है? समुद्र में। इजिप्ट इन फैक्ट, वास्तव में, अब देखो इतना हमने पढ़ा है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? हमने जाना, इतना पैराग्राफ इसमें हमने पढ़ा, हमने जाना कि जो अपना एलिक्सर ऑफ लाइफ है
वह कोई बहुत ज़्यादा कोई इमेजिनरी एलिक्सर ऑफ लाइफ नहीं है, क्योंकि वास्तव में जो एलिक्सर ऑफ लाइफ है वह तो क्या है, प्लेन वाटर है, जो हमें क्या देता है, हमें इमोर्टिलिटी देता है। हमें इमोर्टिलिटी कहने का मतलब यह है कि हमारे जीवन जीने की कला को सिखाता है, हमें जीवन प्रदान करता है। और आगे वो हमें बताता है कि जहाँ पर पानी होता है उस एरिया की क्या स्थिति होती है, और जहाँ पर विदाउट जो वाटर होता है या जहाँ पर लेक ऑफ वाटर होता है तो वहाँ की एरिया की क्या स्थिति होती है, वहाँ पर एक्सप्लेन उन्होंने किया है। आगे उन्होंने हमें बताया है कि जो रिवर नील है उसका जो पानी है वह कहाँ से आता है और किस तरफ जाता है, और जब वह इस प्रकार की एक्टिविटी करती है ये नील नदी, तो यह क्या क्या कार्य करती रहती है, इसके बारे में अपने को बताया कि कैसे कैसे ये ऊंचाई से आती है, कितनी दूर स्थान से आती है, और फिर एक प्रणाली को बनाते हुए समुद्र की तरफ चली जाती है। अब आगे की लाइन में हम देखते हैं कि इजिप्ट पर इसका क्या प्रभाव रहा, मिस्र पर इस नदी का क्या प्रभाव रहा, इसके बारे में वो आगे अपने को बता रहे हैं। इनफैक्ट was made by its river, its ancient civilization was created and sustained by life-giving waters which come down year after year with unfailing regularity। देखो इजिप्ट का मतलब क्या होता है, हमने जाना है इजिप्ट का मतलब क्या होता है, इजिप्ट यानी मिस्र। सस्टेन का मतलब होता है पोषित करना, मेंटेन करना। तो देखो मिस्र वास्तव में वाज मेड बाय इट्स रिवर। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन कि जो इजिप्ट है उसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, इस नील नदी के कारण ही हुआ है। एनेसेंट का मतलब होता है, एनेसेंट का मतलब होता है प्राचीन, कहने का मतलब है एनेसेंट यानी वेरी ओल्ड यानी प्राचीन। प्राचीन जो सभ्यता है उसका निर्माण और उसका पोषण किसके द्वारा हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, नील नदी के द्वारा। तो कहने का मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि प्राचीन जो सभ्यता है उसका निर्माण और उसका जो पोषण है, द लाइफ गिविंग वाटर्स विच कम डाउन, उसको पोषण किससे मिला है, उसको जीवन किससे मिला है, इसी के जल से। किसके जल से, जो नील नदी का जल है उसके जल से मिला है, जो कि लाया गया है कई सालों दर साल यानी उत्तरोत्तर रूप में हमेशा की हमेशा यह वर्ष के बाद वर्षों तक यह पानी लाया गया है। किसके द्वारा, नील नदी के द्वारा, और बिना किसी रुकावट के बिल्कुल नियमित रूप से। अर्थात हम कह सकते हैं कि मिस्र जो है उसका जो निर्माण हुआ है वो किसके कारण हुआ है, नील नदी के कारण हुआ है। क्योंकि सभी सभ्यताओं का विकास हमने पढ़ा है कि सोशल साइंस में हमने पढ़ा है कि सभी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे होता है, वैसे ही मिस्र की जो सभ्यता है उसका विकास भी नील नदी के कारण ही हुआ है। क्योंकि मिस्र को ही बनाने वाली, उसको जीवन देने वाली नदी कौन सी है, नील नदी है। ये इतना हो गया, मैं समझती हूँ इतना, ये जो पैराग्राफ है बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको इसमें फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इसमें जो मोस्ट चीज़ें थी वो क्या थी। यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने अपने को एलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में बताया, और वो एलिक्सर ऑफ लाइफ क्या है, प्लेन वाटर। फिर उसके बाद उन्होंने अपने को बताया है कि किस तरह से जहाँ पर दो जो चीज़ें हैं वो सेपरेट हो रही है, लेबियन डेजर्ट और वैली ऑफ द नील, केवल एक लाइन उनको सेपरेट कर रही है। फिर वहाँ पर अपने को डिफरेंसेस बताए जा रहे हैं कि जो एक तरफ है जहाँ पर लीबियन डेजर्ट है वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ की जो नेचर है वो कैसा है, उसके बारे में बताया गया है। दूसरी तरफ अपने को वैली ऑफ नील के बारे में बताया गया। फिर वहाँ पर अपने को बताया गया कौन सा सोर्स है जो नील नदी वहाँ से आती है, फिर किस तरफ जाती है, और इसके दौरान वो इस दौरान बिटवीन क्या क्या वो एक्टिविटीज़ करती रहती है उसके बारे में अपने को बताया। फिर एनेसेंट सिविलाइजेशन के बारे में अपने को बताया। एनेसेंट जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में अपने को बताया गया। उसके बाद ये बताया गया कि किस तरह से यह मिस्र को जीवन प्रदान करती है। अब आगे हम बढ़ते हैं, अगला जो पैराग्राफ है उसकी तरफ। I give this example and could give many others to emphasize that this common substance which we take for granted in our everyday life is the most potent and the most wonderful thing of the face of our earth। तो देखो यहाँ पर जो हार्ड वर्ड है उसको पहले मैं बता देती हूँ, सभी बच्चे अपनी बुक में देखेंगे तभी ये अच्छे से आपको समझ में आएगा बेटा। तो देखिए, सब्सटेंस का मतलब होता है मटेरियल,
टेक फॉर गारंटेड का मतलब है टू थिंक नो इम्पोर्टेंस। तो देखो, I give this example and could give many others emphasize that this common substance which we take for granted in our everyday life is the most potent key। I give this example, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ और बहुत सारे दबाव के साथ एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि ये साधारण सा जो तत्व है जो कि जिसको कि हम क्या नहीं करते हैं, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, वह वास्तव में क्या होता है, मोस्ट पोटेंट, बहुत ज़्यादा फुल ऑफ पॉसिबिलिटी से परिपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग ऑन द फेस ऑफ आवर अर्थ। और यहाँ तक लेखक ने कहा है कि ये तो हमारी पृथ्वी की सबसे आश्चर्यजनक वस्तु है, अर्थात ये हमारी पृथ्वी के चेहरे की सबसे आश्चर्यजनक वस्तु है। इट कौन है, प्लेन वाटर, एलिक्सर ऑफ लाइफ। इट हैज़ प्लेड ए रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेशन in shaping the course of the Earth's history and continues to play the leading role in the drama of life on the surface of our planet। तो देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि इट इज़ प्लेड ए रोल ऑफ वास्ट। रोल का मतलब होता है अपना रोल अदा करना, प्ले करना, तो वास्ट यानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बड़ा। तो यहाँ पर लेखक और सिग्निफिकेशन का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो पानी है वह बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। किसमें रोल अदा करता है, तो देखिए वो आगे कह रहे हैं इन शेपिंग द कोर्स ऑफ अर्थ हिस्ट्री, कि जो हमारी पृथ्वी है उसके इतिहास को आकृति देने में ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। एंड कंटिन्यूज टू प्ले द लीडिंग रोल इन द ड्रामा ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट। और लगातार वह लीडिंग यानी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। किसमें, कौन महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, प्लेन वाटर जो है वो लगातार महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। किसमें रोल अदा करता है, ड्रामा ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट, कि हमारे इस ग्रह की सतह पर जो जीवन रूपी ड्रामा है उसमें अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कौन अदा करता है, कौन अदा करता है, जो प्लेन वाटर है, जो पानी है, जो वाटर है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। There is nothing which adds so much to the beauty of countryside as water, be it just a little stream trickling over the rocks or a little ponds by the wayside where the cattle quench their thirst of an evening। देखिए, इससे पहली वाली लाइन में हमने जाना कि वास्तव में जो इस पृथ्वी की सरफेस पे जो जीवन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है पानी। प्लेन वाटर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, पानी सबसे महत्वपूर्ण है, वाटर सबसे महत्वपूर्ण है जो इस पृथ्वी के जीवन को बनाए रखता है। अब जो लेखक है वह किस तरफ अपने को ले जा रहा है, कंट्री साइड में ले जा रहा है, अर्थात कस्बा जो देहात होता है, जो ग्रामीण इलाका होता है उसकी तरफ अपने को ले जा रहा है। और वहाँ पर अपने को वो बता रहे हैं कि वहाँ पर जो वाटर है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो वो वहाँ पर वो अपने को बताया गया है। There is nothing which adds so much so the beauty of countryside as a water, be it just a little stream trickling over the rocks or a little ponds by the wayside where the cattle quench their thirst of an evening। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो हार्ड वर्ड हम देखते हैं, यहाँ पर दिया है बी इट जस्ट का मतलब होता है चाहे, ट्रिकलिंग का मतलब होता है जैसे कोई एकदम से हम क्या कह रहे हैं, जैसे बूंद बूंद कोई चीज़ टपकती है उसके लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि देयर इज़ नथिंग विच एड्स सो मच द ब्यूटी, कि यहाँ पर कोई उससे अधिक अच्छी चीज़ नहीं होगी जो उस ग्रामीण इलाके को, जो उस देहाती इलाके को, जो उस ग्रामीण जीवन को सुंदर बनाती है, चाहे फिर वह कोई सी भी वस्तु हो। कैसे, वो देखो फिर से हम इसको कह रहे हैं, दिस इज़ नथिंग विच एड सो मच द ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड एज वाटर, कि पानी जितनी सुंदरता को बढ़ा सकता है ग्रामीण जीवन को, उतनी कोई भी चीज़ उसकी सुंदरता को नहीं बना सकती है। चाहे वह छोटी सी छोटी कोई भी चीज़ हो, उसके लिए वो अपने को एक्सप्लेन कर रहे हैं।
एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, बी इट जस्ट ए लिटिल स्ट्रीम ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स, चाहे वह बूंद बूंद टपकता हुआ झरना, किस पे टपकता हुआ, एक चट्टान पे बूंद बूंद गिर के टपकता हुआ झरना हो, या फिर ए लिटिल पोंड, या फिर वह छोटा सा तालाब हो जो कहाँ पर स्थित है, रास्ते में स्थित है, सड़क के रास्ते में या आने वाले आम रास्ते के बीच में स्थित है, जहाँ पर क्या है, द केटल क्वेंच, क्वेंच का मतलब होता है सेटिस्फाई थ्रस्ट, अपने प्यास को बुझा लेना, द केटल क्वेंच देयर थ्रस्ट ऑफ एन इवनिंग, जहाँ पर जो केटल है वो अपनी प्यास को बुझाते हैं शाम के समय। तो यहाँ पर लेखक डिस्क्राइब कर रहा है कंट्री साइड की ब्यूटी को, और वो ये कह रहे हैं कि कंट्री साइड की जो ब्यूटी है उसको और अधिक जो बढ़ा सकता है वह है केवल पानी है, और वह चाहे फिर छोटी ही स्थिति क्यों ना हो वह उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। एक तरफ वो बता रहे हैं कि बूंद बूंद टपकता हुआ वह झरना जो एक चट्टान पे गिर रहा है, एक छोटी सी चट्टान के ऊपर छोटा सा झरना गिर रहा है, वह भी उसकी सुंदरता को बढ़ाता है, और दूसरी तरफ एक छोटा सा पोंड जहाँ पर आते जाते हुए मवेशी क्या करते हैं, अपनी प्यास को बुझाते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या करती हैं, कंट्री साइड की सुंदरता को, ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड है, किसके द्वारा, एज वाटर। द रेन फेड टैंक्स दैट आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया alas often so sadly neglected in their maintenance are a cheering sight when they are full। अब देखो लेखक अपने को कहाँ लेके जा रहे हैं, अभी तक हम कंट्री साइड में थे, अब हमें साउथ इंडिया लेके चल रहे हैं, और साउथ इंडिया के बारे में अपने को बता रहे हैं कि वहाँ पर जो रेन फेड टैंक्स है वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, और वहाँ पर रेन फेड टैंक का उपयोग किस किस चीज़ों के लिए किया जाता है। रेन फेड टैंक का मतलब होता है बारिश से भरे हुआ पानी, यानी पॉन्ड हम कह सकते हैं। द रेन फेड टैंक्स दैट आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया, वो ये कह रहे हैं कि वास्तव में पानी जो किससे प्राप्त होता है, बारिश के पानी के जो तालाब है वहाँ पर एक साधारण है स्थिति में है, अर्थात सामान्य है। कहने का मतलब है साउथ इंडिया जो है वहाँ पर पानी के छोटे छोटे तालाब जो किससे भर जाते हैं, बारिश से, वर्षा से भर जाते हैं, वो यहाँ पर एक सामान्य सी बात है। ऑफन, लेकिन इसके साथ ही वह थोड़ा दुख व्यक्त कर रहा है, अल्लास often so sadly neglected in their maintenance are a cheering sight when they are full। लेकिन वास्तव में बड़े दुख की बात है कि इनके रख रखाव की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। आर ए चेयरिंग साइड व्हेन दे आर फुल, लेकिन ये सारे के सारे बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं, बड़े ही सुंदर दृश्य में दिखाई देते हैं। साइड का मतलब दृश्य या देखना, वेन दे आर फुल, जब वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं कि साउथ इंडिया में आपको रेड फेड टैंक्स सामान्य अवस्था में मिल जाएंगे, जगह जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही जो लेखक है वो दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि उनके रख रखाव की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन ये टैंक जो है बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं, कब, जब वह पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। They are of course shallow, but this is a less evident since the water is silt laden and throws the light back and the bottom does not therefore show up। देखो shallow का मतलब होता है not deep, मतलब उथले, बहुत ज़्यादा गहरे नहीं, कि ये जो तालाब है ना ये बहुत ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं। But this is less evident since the water is silt laden थ्रोज द लाइट बैक, लेकिन ये बहुत कम दिखाई देते हैं, बहुत कम। देखो इविडेंट का मतलब यहाँ पर क्लियर से लिया गया है, लेस इविडेंट का मतलब होता है क्लियर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि जो गाद है, देखो सिल्ट का मतलब होता है गाद, गाद जो होती है वह क्या होती है, जमी हुई होती है, सिल्ट एडन यानी नीचे गाद जमी होती है। एंड थ्रोज द लाइट बैक, और वो क्या गाद क्या करती थी, जैसे ही उस पर लाइट गिरती है वह वापस उसको थ्रो कर देती है। एंड बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो, और यही कारण है कि इसके तल को हम देख नहीं सकते हैं। दीज टैंक्स प्लेस ए वाइटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और यही सारे के सारे जो टैंक्स है, वाइटल यानी इंपॉर्टेंट, तो ये सारे के सारे जो टैंक्स है, जो रेन फेड टैंक्स है, वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं किसमें, साउथ इंडियन एग्रीकल्चर यानी दक्षिण भारतीय जो कृषि है उसमें अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो देखो इन लाइनों में हमने पढ़ा कि साउथ इंडिया में जो रेड फेड टैंक्स है वो बहुत
ज़्यादा वाइटल रोल होते हैं किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि उसी के द्वारा वहाँ पर जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है, वो उसी पे डिपेंड है। आगे हम पढ़ते हैं। इन मैसूर, एक पर्टिकुलर प्लेस की बात यहाँ पर लेखक कर रहा है। इन मैसूर फॉर एग्जाम्पल मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन धेम, कि मैसूर में बहुत सारे जो चावल है वो बोए जाते हैं। Some of these tanks are surprisingly large and its beauty shine to see the sunrise or set over one of them, कि बहुत ज़्यादा इनमें some of these tanks, इनमें से कोई ऐसे टैंक्स और या तालाब है जो आश्चर्यजनक रूप से बड़े, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और इनकी सुंदरता का जो दृश्य है वो कब दिखाई देता है, जब सूर्य उदय होता है या फिर जब सूर्य अस्त होता है। वाटर इन ए लैंडस्केप में बी कंपेयर टू दी आइज इन ह्यूमन फेस, जो वाटर है इन ए लैंडस्केप में बी कंपेयर्ड इन द आइज इन ह्यूमन फेस, यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे कि जो पानी है वो इस भूदृश्य पर किसके साथ कंपेयर किया गया है, आँखों के साथ कंपेयर किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से मानव के चेहरे पर मानव की आँख होती है, उसी प्रकार से इस भूदृश्य के ऊपर जो पानी है वह इस पृथ्वी की आँख है। It reflected the mood of our being bright and gay when the sun shines and turning to dark and gloomy when the sky is overcast. It reflected, अब यहाँ पर देखो जो लेखक है वो अपने को ये बता रहे हैं कि वास्तव में ये जो पौंड है वो अपने को समय के जो स्वभाव है, समय का जो नेचर है उसके बारे में भी बताते हैं। कैसे बताते हैं वो आगे कह रहे हैं, बीइंग ब्राइट एंड गे व्हेन द सनशाइन, ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, चमकीले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब क्या होता है, सूर्य चमकता है, अर्थात बड़े चेयरिंग साइड दिखाई देती है जब सूर्य चमकता है। एंड टर्निंग टू डार्क एंड ग्लूमी व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, और वह चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल उदासी से परिपूर्ण हो जाते हैं, वो काले हो जाते हैं जब क्या होता है, आकाश में बादल छा जाते हैं। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्ट करते हैं द मूड ऑफ आवर, समय के जो स्वभाव है, समय का जो नेचर है उसको भी वो रिफ्लेक्ट करते हैं। कौन करते हैं, रेनफेड टैंक्स। आगे ये इतना समझ में आ गया कि जो साउथ इंडिया है उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से रेन फेड जो टैंक्स है वो वाइटल रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, साउथ इंडियन जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर। वहाँ पर अपने को पर्टिकुलर एक प्लेस के बारे में बताया गया है, मैसूर के बारे में, कि वहाँ पर चावलों की खेती बहुत ज़्यादा होती है और ये किस पे डिपेंड होती है, रेन फेड जो टैंक्स होती है उन पे डिपेंड होती है। आगे का जो पैराग्राफ्स है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ कि जितने पैराग्राफ आज हमने किए हैं वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। उनको अच्छे से पढ़ना है और जो हार्ड वर्ड है उनको अंडरलाइन करने है और जो समझ में नहीं है उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। थैंक यू। हाँ तो बच्चों, हमने देखो इस तरह से जो 2 पैराग्राफ थे उनको अच्छे से कंप्लीट किया है। हमने पढ़ा, पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि जो पानी है वो एलिक्सर ऑफ लाइफ है, और ये जो एलिक्सर ऑफ लाइफ है ये डिवाइन अमृत है, और ये डिवाइन अमृत कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि ये अपने पास ही स्थित है। वो कौन सा है, प्लेन वाटर। ये हमने पढ़ा कि वास्तव में जो वाटर है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है और कैसे वो उसके जो किसी भी तरीके से किसी भी जगह पर कैसा अपना इफेक्ट डालता है। ये हमने पढ़ा कि जो राइटर है उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी लाइन पे खड़ा था जहाँ पर एक तरफ क्या था, लीबियन डेजर्ट था और दूसरी तरफ वैली ऑफ नील था। वहाँ पर हमने देखा कि दोनों एरिया जो थे वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंसेस रखते थे, कैसे उन दोनों में अंतर था। आगे हमने पढ़ा कि जो साउथ इंडिया है, क्योंकि खुद वो साउथ के थे इसलिए उन्होंने साउथ इंडिया के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है कि कैसे वहाँ पर जो रेन फेड टैंक्स है वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, वाइटल रोल अदा करते हैं वहाँ की एग्रीकल्चर में। इसके बारे में हमने पढ़ा और फिर हमने देखा कि किस तरह से जो पानी है, जो वाटर है, उसके पास अपना पावर होता है और कैसे वह फ्लो करता है। इस तरह से मैं समझती हूँ कि आपको जो आज हमने पढ़ा है वो समझ में आ गया होगा। आगे वाला जो लेसन है, आगे वाला लेसन का जो पार्ट है हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।